हेलो डियर स्टूडेंट, मैं सुभाष बायोलॉजी लेक्चरर जुनून बायोलॉजी क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो अपन ह्यूमन रिप्रोडक्शन की जो सीरीज चल रखी थी उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अपन ने कल oogenesis को पढ़ा था। oogenesis के बारे में कि प्राइमरी oocyte क्या होता है, सेकेंडरी oocyte क्या होता है, ओवम क्या होता है, इन सब का डिस्कस अपन ने किया था। आज उस प्रोसेस को थोड़ा सा बढ़ाते हैं कि ग्राफियन फॉलिक्यूल क्या होता है, प्राइमरी फॉलिक्यूल क्या होता है, सेकेंडरी फॉलिक्यूल क्या है, टर्सरी फॉलिक्यूल क्या है, ये प्रोसेस कैसे बनता है, ओवेरी के अंदर किस तरह से फॉर्मड होती है, ये सारी की सारी प्रोसेस। तो अपनी क्या थी, oogenesis की प्रोसेस थी। कौन सी थी? oogenesis। ओके। और oogenesis की जो प्रोसेस होती है वो कब स्टार्ट होती है? अपन बात करते हैं कि जब फीमेल से कितने वीक की होती है? 20 वीक की होती है। कितने वीक की होती है? 20 वीक की। और ये फीटल कंडीशन के दौरान होती है। किस कंडीशन में? फीटल कंडीशन के दौरान होती है, या जब फीमेल्स यूट्रस में होती है, फीटस के रूप में होती है, तब ये स्टार्ट होती है और उगोनियम बनते रहते हैं। ठीक है ना। तो अपन थोड़ा सा डायग्रामिक थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। मान लो ये उगोनियम है, ठीक है, ये उगोनियम है, मल्टीप्लाई करते रहते हैं। उगोनियम या उगोनिया क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। इधर की तरफ भी क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इधर की तरफ भी क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ओके। और ये कंडीशन कब की है? ये फीटस के दौरान है। जब वीक कितने वीक का होता है एम्ब्रियो? लगभग 20 वीक का होता है। कितने वीक का होता है? 20 से वीक का होता है, तब की बात हो रही है। या कौन से कंडीशन की है? फीटस के दौरान की है। कब की है? फीटस के दौरान। अब फीटल कंडीशन के दौरान जब भी किसी फीमेल का बर्थ होता है, ठीक है, ये कंडीशन फीटस के दौरान नहीं, यहाँ पर क्या बन रहे होते हैं? उगोनिया बन रहे होते हैं। ठीक है। उगोनिया की जो नंबरिंग होती है वो 6 to 8 मिलियन होती है। कितनी होती है? 6 to 8 मिलियन होती है। और जब भी बर्थ हो जाता है, क्या हो जाता है? बर्थ। ठीक है। या अपन बोल सकते हैं चाइल्डहुड की कंडीशन आती है। ठीक है। चाइल्डहुड की जब कंडीशन आती है तो ये उगोनियम प्राइमरी oocyte में कन्वर्ट हो जाते हैं। कौन सी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं? प्राइमरी oocyte में कन्वर्ट हो जाते हैं, इस तरह से। ठीक है ना। और इसकी स्ट्रक्चर को अपन ऐसे बना देते हैं, ये एक उगोनियम था, एक उगोनियम ये था, एक ये था। ओके। और इस उगोनियम के बाहर या उसके सराउंडिंग कुछ सेल्स बन जाती है, इस तरह से। ठीक है। इस तरह से क्या बन जाती है? सेल्स बन जाती है। ओके। ये बात कब की चल रही है? ये बात है बर्थ की। ठीक है ना। जब जन्म हो जाता है फीमेल का, ये फीटल कंडीशन के दौरान थी या फीटस के दौरान थी। ठीक है ना। अब क्या होता है, इसके बाहर की तरफ जो सराउंडिंग सेल होती है उसे ग्रेनुलोसा सेल बोलते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर है ये प्राइमरी oocyte है। ओके। ये कौन सी स्ट्रक्चर है? प्राइमरी oocyte है। और यहाँ पर जो इसकी नंबरिंग होती है, यहाँ पर देखो 6 to 8 मिलियन होती है फीटल कंडीशन के दौरान। लेकिन आगे जब भी चलता है, नेक्स्ट फेज में जब बर्थ हो जाता है, तो इसकी नंबरिंग हो जाती है वो 2 to 3 मिलियन हो जाती है। ठीक है ना। अपने अगर तुम लोगों ने अच्छे से लेक्चर को, पिछले लेक्चर को देखा है तो ये बातें सारी समझ में आ जाएगी। ठीक है ना। इससे पहले वो लेक्चर देखना पड़ेगा और अच्छी तरह से एनालिसिस करना पड़ेगा, फिर नेक्स्ट फॉर्म आती है। यहाँ पर इसकी नंबरिंग थी वो कम हुई है, मतलब इसका मतलब ये उगोनिया था, ये डिक्रीज हुआ है यहाँ पर। ठीक है ना। यहाँ पर कुछ उगोनियम क्या हो जाता है? डीनेचर हो जाते हैं, डिग्रेड हो जाते हैं। और कंडीशन कौन सी आती है? यहाँ पर कंडीशन आती है प्यूबरिटी की। कब की कंडीशन आती है? प्यूबरिटी की आती है। या अपन बोल सकते हैं जब फीमेल्स कितने की ईयर की हो जाती है? 11 से लेकर 15 ईयर की हो जाती है। ठीक है ना। कितने साल की हो जाती है? 11 से लेकर 15 साल की हो जाती है। और इस दौरान एफएसएच का लेवल बढ़ जाता है। एलएच और एफएसएच का लेवल क्या हो जाता है प्यूबरिटी के टाइम में? एफएसएच और क्या, किसका? एलएच का। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, और दूसरा कौन सा होता है? एलएच का लेवल बढ़ जाता है। ठीक है ना। और इस दौरान इसकी जो नंबरिंग होती है, इसकी जो नंबरिंग होती है वो 6 to 80 के समथिंग होती है। ठीक है ना। यहाँ पर भी ऐसा मान सकते हैं कि 2 to 3 मिलियन थी। प्यूबरिटी के आते आते उगोनियम की जो संख्या थी वो कितनी हो गई? 6 to 80 के, मतलब 60 to 80 के, मतलब 60 से 80 हज़ार के समथिंग हो जाती है। इसका मतलब यहाँ पर भी कुछ उगोनियम क्या हुए हैं? डीनेचर हुए हैं। ठीक है ना। डीनेचर हुए हैं और इसमें एक उगोनियम बाहर की तरफ आ जाता है। ठीक है ना। इस तरह से उगोनियम प्राइमरी oocyte है और इसके पास बाहर की तरफ ग्रेनुलोसा सेल्स और ज़्यादा कवरिंग हो जाती है। ठीक है। सराउंडिंग सेल्स बहुत ज़्यादा हो जाती है। ओके। और इस जो स्ट्रक्चर को बना था, ये जो स्ट्रक्चर बनी है, इस स्ट्रक्चर को प्रीमोडियल फॉलिक्यूल बोलते हैं। प्राइमोडियल फॉलिक्यूल के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और यहाँ पर प्राइमरी oocyte है, तो इधर सेम कहानी यही है। इसे स्ट्रक्चर को अपन, यहाँ पर oocyte था,
तो कौन सा oocyte था? प्राइमरी oocyte। मैंने बोला था ना प्राइमरी oocyte रुका हुआ होता है, किसका वेट कर रहा होता है? प्रोफेज फेस्ट की। कौन सी फेज का? प्रोफेज फेस्ट की। अपन बात करें डिप्लोटिन को कंप्लीट होने के लिए रुका हुआ होता है, अगर नहीं होती तब तक रुका होता है, प्राइमरी oocyte होता है। लेकिन जैसे ही डिप्लोटिन कंप्लीट हो जाती है सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट होता है। लेकिन यहाँ तक ये कंप्लीट नहीं हुई है, यहाँ पर भी FSH और LH का लेवल बढ़ जाता है। और इसके बाहर की तरफ जो सेल्स थी, सराउंडिंग सेल्स थी, उस सेल को क्या बोला था? ग्रेनुलोसा सेल बोलता था, ठीक है ना। और इस स्ट्रक्चर को प्राइमरी, अपन बात करें फॉलिक्यूल बुक के नाम से जाना जाता है। इस स्ट्रक्चर को किस नाम से जाना जाता है? प्राइमरी फॉलिक्यूल। प्रीमोर्डियल फॉलिक्यूल से क्या बना? प्राइमरी फॉलिक्यूल बना। इसके दौरान ग्रेनुलोसा सेल्स थी, वो आकार में और बड़ी होती गई, ठीक है ना, ज़्यादा संख्या में होगी। अब नेक्स्ट फेज आती है आगे की तरफ, इस तरह चलती है। FSH का यहाँ पर भी लेवल बढ़ता है, LH का भी बढ़ता है, ठीक है ना। अपन बोल सकते हैं कि एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ रहा होता है यहाँ पर। अब इस जगह एक स्ट्रक्चर और बनती है, ये मान लो प्राइमरी oocyte है। कौन सी स्ट्रक्चर है? प्राइमरी oocyte। और इस प्राइमरी oocyte के बाहर की तरफ कुछ कैविटी बनना स्टार्ट हो जाती है। क्या बनना स्टार्ट हो जाती है? कैविटी बनना स्टार्ट हो जाती है, इस तरह से। इसके बाहर की तरफ कुछ कैविटी बन जाती है, ओके। और इसके बाहर की तरफ और क्या क्या सेल्स, कौन सी सेल्स थी? ग्रेनुलोसा सेल्स थी, इस तरह से। इस तरह से ग्रेनुलोसा सेल्स थी, इसके बाहर की तरफ भी कैविटी बनना स्टार्ट हो जाती है। और ये सेल्स कौन सी सेल है? ग्रेनुलोसा सेल्स है, ओके। अब ग्रेनुलोसा सेल्स के अलावा इसके बाहर की तरफ भी एक लेयर का फॉर्मेशन और हो जाता है, ठीक है, लेयर का फॉर्मेशन और होता है। तो मैं इन सब का नाम बता देता हूँ। इस स्ट्रक्चर को अपन ने क्या बोला था? प्राइमरी oocyte। अभी तक कौन सी स्ट्रक्चर है? प्राइमरी oocyte ही है, ठीक है। अभी सेकेंडरी oocyte यहाँ पर बना नहीं है। इसके अलावा ये जो कैविटी बनी थी उसे एंट्रम के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? एंट्रम के नाम से। ये जो सेल्स थी इसको ग्रेनुलोसा सेल्स के नाम से जानते हैं। इसके अलावा ये बाहर की तरफ लेयर थी, उसे थीका लेयर बोलते हैं। किस नाम से जानते हैं? लेयर के नाम से जानते हैं। और ये पूरी की पूरी जो स्ट्रक्चर होती है, इस स्ट्रक्चर को सेकेंडरी फॉलिक्यूल के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? सेकेंडरी फॉलिक्यूल। प्रीमोर्डियल फॉलिक्यूल, प्राइमरी फॉलिक्यूल, और कौन सा? सेकेंडरी फॉलिक्यूल कन्वर्ट हो चुका है। अभी oocyte कौन सा है? प्राइमरी oocyte है। ये बात याद रखना, फॉलिक्यूल सेकेंडरी बनाया लेकिन oocyte कौन सा है? प्राइमरी, क्योंकि अभी प्रोफेज फास्ट, मियोसिस फास्ट का प्रोफेज फास्ट कंप्लीट नहीं हुआ है। अब क्या होता है? अब आगे जाने की कोशिश करते हैं अपन। जैसे ही आगे जाते हैं, अभी कौन सा फॉलिक्यूल बना है? सेकेंडरी फॉलिक्यूल बना है। इसके बाद में जैसे ही अपन आगे की तरफ जाते हैं तो ये मान लो ओगोनियम है, ठीक है, सॉरी प्राइमरी oocyte। आगे यहाँ पर अपन बोल सकते हैं कि मियोसिस फास्ट की प्रोफेज फास्ट की डिप्लोटिन कंप्लीट हो चुकी है। कौन सी कंप्लीट हो चुकी है? डिप्लोटिन कंप्लीट हुई है। तो प्राइमरी oocyte से क्या बनता है? सेकेंडरी oocyte बनता है। और इसके बाहर की तरफ एंट्रम थोड़ा ज़्यादा विकसित हो जाता है, इस तरह से एंट्रम और ज़्यादा विकसित हो जाता है। अभी मैं थोड़ा इसको हटा देता हूँ। और इसके बाहर की तरफ कौन सी सेल्स थी? ग्रेनुलोसा सेल्स थी, इस तरह से। ऐसा ही बनाया है अपन ने। इसके बाहर की तरफ कौन सी सेल थी? ग्रेनुलोसा सेल्स थी। और ग्रेनुलोसा सेल्स के बाद थीका सेल थी। कौन सी सेल थी? थीका सेल्स थी, ये बनी थी इस स्ट्रक्चर के अंदर। और थीका सेल आगे चलकर दो लेयर में डिवाइड हो जाती है, इस तरह से। एक लेयर ये बन गई और इसके एक आगे की तरफ लेयर बन जाती है, इस तरह से, ठीक है ना। अब इनके नाम की बात करें तो सबसे बाहर की तरफ लेयर बनी है उसे थीका एक्सटर्ना बोलते हैं। किस नाम से जानते हैं? थीका एक्सटर्ना। अंदर की तरफ जो लेयर बनी है उसे थीका इंटरना के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? थीका इंटरना के नाम से। और ये जो सेल्स थी वो ग्रेनुलोसा सेल्स थी। ये एंट्रम था और ये कौन सा बन गया? सेकेंडरी oocyte, ठीक है, सेकेंडरी oocyte। यहाँ पर तक अपन ने पढ़ा कौन सी स्ट्रक्चर थी? प्राइमरी oocyte, लेकिन यहाँ पर ये कंप्लीट हुआ था। प्रोफेज फर्स्ट की कौन सी फेज है? डिप्लोटिन जब कंप्लीट हुई थी तो यहाँ पर क्या बना? सेकेंडरी oocyte बन चुका है। और ये सेकेंडरी oocyte ही अपन बात करते हैं कि ओवुलेशन के दौरान रिलीज होता है। क्या होता है? ओवुलेशन के दौरान रिलीज होता है। अब इस स्ट्रक्चर में भी कुछ चेंजेज आएगा और इस स्ट्रक्चर को अपन कौन सा स्ट्रक्चर बोलेंगे? टर्सरी फॉलिक्यूल के नाम से जानेंगे। अभी प्रीमोर्डियल फॉलिक्यूल था, प्राइमरी फॉलिक्यूल था, सेकेंडरी है, और ये कौन सा? टर्सरी फॉलिक्यूल। और टर्सरी फॉलिक्यूल आगे चेंज होता है। इसमें भी अपन बोल सकते हैं FSH और LH का लेवल होता है, वो बढ़ता जाता है। और ये स्ट्रक्चर यहाँ पर मैंने बताया था ना कि ये कौन सी स्ट्रक्चर है? सेकेंडरी oocyte। यहाँ पर कौन सी है? सेकेंडरी oocyte। और इसके बाहर की तरफ स्ट्रक्चर कौन सी थी? एंट्रम थी। कौन सी थी? एंट्रम थी। इस तरह से ये एंट्रम है। और इसके बाहर की तरफ, या ये जो सेकेंडरी oocyte है, इसके बाहर की तरफ एक लेयर और फॉर्मेट हो जाती है, एक लेयर, ठीक है ना। और इस लेयर
का नाम भी अपन आगे लिखेंगे। और इसके बाहर की तरफ कौन सी थी, ग्रेनुलोसा सेल्स थी। और ग्रेनुलोसा सेल्स के बाहर की तरफ दो सेल प्रेजेंट थी, थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना, ठीक है ना। तो इधर की तरफ मैं थीका इंटरना बना रहा हूँ और इधर की तरफ क्या बना रहा हूँ, थीका एक्सटर्ना। ओके, अब देखते हैं ये सेकेंडरी oocyte है, ये कौन सी स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी oocyte है। और इसके बाहर की तरफ जो लेयर बनती है उसे जोना प्लेसूडा बोलते हैं। ये सेल बहुत इंपॉर्टेंट लेयर होती है, यही ओव्यूलेशन के दौरान सेकेंडरी oocyte के साथ जाती है। इसके बाहर की तरफ सेल्स थी, उसे क्या बोला था, ग्रेनुलोसा सेल बोला था। और इसे थीका एक्सटर्ना और इसे क्या बोला, थीका इंटरना। ओके, तो अब देखो क्या हुआ, ये पूरी की पूरी जो मेच्योर जो सेल बनी है उसे ग्राफियन फॉलिक्यूल के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, ग्राफियन फॉलिक्यूल के नाम से जाना जाता है। और ग्राफियन फॉलिक्यूल जैसे ही बनता है, अब अपन बात करते हैं यहाँ पर कौन सा oocyte है, सेकेंडरी oocyte है। अभी तक क्या नहीं बना, ओवम नहीं बना। ओवम के लिए अब क्या करना पड़ेगा, मियोसिस सेकेंड करना पड़ेगा। कौन सा करना पड़ेगा, और अभी ये कौन सी मियोसिस सेकेंड की कौन सी फेज में रुका हुआ है, मेटाफेज सेकेंड में रुका हुआ है। कौन सी में, मेटाफेज सेकेंड के अंदर रुका हुआ है। और मेटाफेज सेकेंड तभी कंप्लीट होगा जब यहाँ पर ओवुलेशन की क्रिया हो जाती है। तो एक तो आता है सेकेंडरी oocyte, उसके बाहर की तरफ कौन सी सेल प्रेजेंट होती है, जोना प्लेसूडा होती है। कौन होती है, जोना प्लेसूडा होती है, ठीक है ना। जोना प्लेसूडा सेल्स होती है। और ये किसका वेट कर रहा होता है, ये स्पर्म का वेट कर रहा होता है। मैंने बोला था कि स्पर्म के पास सेंट्रियोल होता है और इसके पास सेंट्रियोल नहीं होता। जैसे सेंट्रियोल आएगा तो अपन बात करें मियोसिस सेकंड की, मेटाफेज सेकंड कंप्लीट हो पाती है, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ से मान लो सेकेंडरी oocyte और जोना प्लेसूडा रिलीज हो जाता है, तो यहाँ पर जो बची हुई स्ट्रक्चर होती है उसे कार्पस ल्यूटियम के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, कार्पस ल्यूटियम। अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो ये कार्पस ल्यूटियम बना रहता है, ये येलो कलर की स्ट्रक्चर होती है, येलो फ्लूइड होता है। अगर फर्टिलाइजेशन यहाँ पर नहीं हुआ है, क्या नहीं हुआ है, फर्टिलाइजेशन या निषेचन की क्रिया नहीं हो पाई है, अगर फर्टिलाइजेशन यहाँ पर नहीं हो पाया है तो ये कार्पस ल्यूटियम आगे चलकर एक वाइट कलर के स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं, कार्पस एल्बिकेंस के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, कार्पस एल्बिकेंस के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार की स्ट्रक्चर मोस्टली ग्राफियन फॉलिक्यूल के दौरान बनती है। मैंने बोला कि oogenesis की क्रिया जब सारी क्रिया ये oogenesis की है, लेकिन यहाँ पर फॉर्मेशन किसका हो रहा है, ग्राफियन फॉलिक्यूल का। और ये सारा का सारा खेल कहाँ पर चल रहा है, ये ओवेरी में चल रहा है। मैंने बोला था ओवेरी के दो पार्ट होते हैं, एक बाहरी पार्ट कॉर्टेक्स अंदर का पार्ट होता है, मेडुला पार्ट होता है। मेडुला में कुछ वेजल्स प्रेजेंट होती है, जबकि कॉर्टेक्स भाग में ये सारी की सारी कहानी चल रही होती है, ठीक है ना। एक ही अपन बात करें ओगोनियम में ये इतने चेंजेज अपने को देखने को मिलते हैं। और अपन अब देखने की कोशिश करते हैं, इसको अच्छे से एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। ये जो प्रोसेस बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है, ठीक है ना। अपने स्पर्मेटोजेनेसिस में इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं देखी थी, लेकिन oogenesis की जो प्रोसेस पढ़ते हैं उसमें ग्राफियन फॉलिक्यूल बनते हैं, वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। इसको अच्छे से एनालिसिस करना है। आप देखो यहाँ पर क्या थे, ओगोनियम बन रहे थे। ये जो स्ट्रक्चर है ये किसकी है, ओगोनिया की है। कौन सी स्ट्रक्चर है, ओगोनिया की स्ट्रक्चर है। और ये ओगोनिया क्या कर रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। कौन से कंडीशन में चल रही है, जो फीमेल यूट्रस में है, फीटल कंडीशन में है। और फीटल कंडीशन में कौन से वीक तक की बात हो रही है, 20 वीक की बात हो रही है। और यहाँ पर इनकी जो नंबरिंग होती है वो कितनी होती है, 6 to 8 मिलियन होती है। कितनी होती है, 6 to 8 मिलियन होती है। जब भी ये कंडीशन फीटल के दौरान है, या अपन बात करें फीटस होता है यूट्रस के अंदर, जब भी बर्थ हो जाता है, क्या हो जाता है, बर्थ हो जाता है, तो बर्थ होने के दौरान इसकी नंबरिंग होती है, कुछ डीनेचर होते रहते हैं। और इसकी नंबरिंग होती है वो कितनी रह जाती है, 2 to 3 मिलियन रह जाती है, ठीक है। इस दौरान भी कुछ ये डीनेचर हुए और इनमें से एक को रिलीज किया जाता है। जब क्या आती है, प्यूबरिटी आती है। जब फीमेल कितने मंथ की कितने ईयर की हो जाती है, 11 to 15 ईयर की हो जाती है। और इस दौरान इसकी नंबरिंग होती है वो 60,000 to 80,000 रहती है, ठीक है ना। और यहाँ पर इसके बाहर की तरफ सराउंडिंग सेल आ जाती है और इसे ग्रेनुलोसा सेल्स बोलते हैं। और इस स्ट्रक्चर को किस नाम से जाना जाता है, प्राइमरी फॉलिक्यूल के नाम से जाना जाता है। और ये जो स्ट्रक्चर अपन ने बनाई है इसे किस नाम से जाना है, प्रीमोर्डियल फॉलिक्यूल के नाम से जाना है। जैसे ही प्राइमरी फॉलिक्यूल में कुछ चेंजेस आता है, FSH और LH का लेवल और बढ़ता है, तो क्या बन जाता है, यहाँ पर प्राइमरी oocyte है, लेकिन इसके अंदर की तरफ ग्रेनुलोसा सेल्स के बीच बीच में कैविटी बनना स्टार्ट हो जाती है। और उस कैविटी को एंट्रम के नाम से जानते हैं। और बाहर की तरफ एक लेयर बन जाती है जिसे थीका लेयर बोलते हैं। और ये पूरी की पूरी स्ट्रक्चर सेकेंडरी फॉलिक्यूल कहलाती है, ठीक है ना। जैसे सेकेंडरी फॉलिक्यूल आगे चलता है तो इसमें मियोसिस फर्स्ट की, प्रोफेस फर्स्ट की, डिप्लोटिन फर्स्ट कंप्लीट होती है।
और एक स्ट्रक्चर बनती है जिसे क्या बोलते हैं, सेकेंडरी ओसाइट बोलते हैं। यहाँ तक सेकेंडरी फॉलिक्यूल तक प्राइमरी ओसाइट था, लेकिन आगे चलकर किस में कन्वर्ट हो जाता है, सेकेंडरी ओसाइट में। एंट्रम और ज़्यादा हो जाता है, ग्रेनुलोसा सेल्स होती है, थीका सेल्स 2 सेल में कन्वर्ट हो जाती है, थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना। अब इस स्ट्रक्चर को टर्सरी फॉलिक्यूल के नाम से जानते हैं। टर्सरी फॉलिक्यूल आगे चलकर इसके पास सेकेंडरी ओसाइट था, उसके पास कौन सी स्ट्रक्चर आती है, जोना प्लेसुडा आ जाती है, और पूरी एक स्ट्रक्चर बनती है। बाकी सेम कहानी रहती है इसके अंदर, थीका इंटरना, थीका एक्सटर्ना, एंट्रम, लेकिन इसके पास कौन सी लेयर बनी, एक जोना प्लेसुडा लेयर बन जाती है। और उस पूरी स्ट्रक्चर को अपन किस नाम से जानते हैं, ग्राफियन फॉलिक्यूल के नाम से जानते हैं। और ग्राफियन फॉलिक्यूल होता है जब ओवुलेशन करना होता है, तो इसमें सिर्फ सेकेंडरी ओसाइट और जोना प्लेसुडा ही जाता है आगे की तरफ। कौन जाता है, जोना प्लेसुडा, और कौन है, सेकेंडरी ओसाइट जाता है। बाकी बची हुई स्ट्रक्चर कार्पस ल्यूटियम कहलाती है। अगर जोना प्लेसुडा और कौन गया, सेकेंडरी ओसाइट, आगे इसके अंदर मियोसिस सेकंड कंप्लीट हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो ये कार्पस ल्यूटियम बना रहता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्पस एल्बिकेंस में कन्वर्ट हो जाता है, जो व्हाइट कलर का फ्लूइड होता है, ठीक है ना। और फिर से मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रोसेस स्टार्ट होती है। अगर ये यहाँ पर निषेचन हुआ तो मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा, दोबारा से नहीं आएगा। लेकिन ऐसा हुआ तो ये पूरी की पूरी, ऐसा नहीं हुआ, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो ये पूरी प्रोसेस दोबारा से स्टार्ट होगी। तो ये था oogenesis की प्रोसेस में ग्राफियन फॉलिक्यूल का फॉर्मेशन। और ये सारी की सारी कहानी चल कहाँ पे रही है, ओवेरी में चल रही है, ठीक है ना। तो अपन ने आज ग्राफियन फॉलिक्यूल के बारे में जानने की कोशिश की, किस प्रकार से उसमें चेंजेस होते हैं। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर समझ में आया होगा। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन अच्छे से इसको बार बार देखोगे, वीडियो को एनालिसिस करोगे, तो ये ज़रूर आपके समझ में आएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। अच्छे से एनालिसिस करना। थैंक यू।